हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा अगला टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये आपको नॉर्मली कॉन्सेप्ट बेसिस आपका एक टॉपिक है। तो एटम्स क्या हैं, आपने लास्ट लेक्चर में कम्प्लीटली बहुत कुछ समझ लिया एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। फिर भी और देखते हैं। एटम्स क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट इज कॉल्ड एटम। मतलब कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो कि हमें लास्ट डाल्टन थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में समझ में आ गया। पर इसमें क्या कह रहे हैं कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो है, पर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब कि हमेशा एक एटम्स कैसे हैं? द एटम्स एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, it is are not capable of independent existence. एटम ऑफ हीलियम, नियॉन, आर्गन आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट। तो कुछ एटम्स ऐसे हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं और कुछ एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हाइड्रोजन कैसे रहता है? आपका एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, H2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2। तो ये हैं आपके मॉलिक्यूल्स, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। मगर हीलियम He, नियॉन और ये सिंगली एक एटम्स के फॉर्म में रह सकते हैं। ओके, अगला है आपका मॉलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एन एटम्स। जो एटम्स रहते हैं उनसे ही मॉलिक्यूल्स क्रिएट होते हैं, ऑफ अ सेम और डिफरेंट एलिमेंट। या तो वो सेम एलिमेंट्स के होंगे या डिफरेंट एलिमेंट्स के। आर कैपेबल ऑफ और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मॉलिक्यूल्स के इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। The smallest particle of a substance which is capable to independent exist is molecule। तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है वो होता है मॉलिक्यूल। ओके, अब मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके दो टाइप के। पहला मॉलिक्यूल है आपका मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो एटॉमिक्स मॉलिक्यूल्स क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा है, होमो एटॉमिक्स। These molecules are made up of atom of a same element। होमो मीन सेम और एटॉमिक्स मतलब एटम्स। तो सेम एटम्स से मिलके बनने वाले एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को आप होमो एटॉमिक्स मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्री गैसेस एग्जिस्ट। जो होमो एटॉमिक्स होते हैं वो ज्यादातर गैसेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो गैसेस हैं ये सभी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होती हैं। इसमें सभी दो सेम एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल क्रिएट करते हैं और मैक्सिमम ऐसी गैसेस ही क्रिएट होती हैं। ओके, अगला है आपका दिस मॉलिक्यूल में भी फर्दर क्लासिफाइड एज मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। मतलब कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो कि मोनो एटॉमिक्स भी हो सकते हैं, डायटॉमिक्स भी हो सकते हैं, ट्राइएटॉमिक्स भी हो सकते हैं और टेट्राएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक्स मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू देयर कंटेन 1, 2 और 3 और मोर देन एटम्स। मतलब अगर हमने दो एटम्स मिलाए तो वो हो जाएगा आपका डायटॉमिक्स, 3 मिला है तो ट्राइएटॉमिक, 4 तो टेट्राएटॉमिक और बहुत सारे तो पॉलीएटॉमिक। फॉर एग्जांपल आपका जो हीलियम और नियॉन है वो सिंगली एग्जिस्ट करते हैं, तो ये होते हैं आपके मोनोएटॉमिक्स मॉलिक्यूल। और अगला है आपका O2, N2, H2, ये होते हैं आपके डायटॉमिक। O3 जो आपकी ओजोन लेयर होती है, O3 ओजोन, वो होती है ट्राइएटॉमिक। P4 एक फास्फोरस की गैस है जिसको हम टेट्राएटॉमिक बोलते हैं। एसिड सल्फर का एक पॉलीमर है जिसको हम पॉलीएटॉमिक कहते हैं। तो ये हो गया आपके एटॉमिक्स। दूसरा है पॉइंट आपका हेटेरोएटॉमिक्स मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं हेटेरोएटॉमिक्स मॉलिक्यूल? होते हैं दीज मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट। मतलब कि होमो एटॉमिक्स में सेम एलिमेंट्स है और हेटेरोएटॉमिक्स में डिफरेंट टाइप्स के दो अलग एटम या दो से ज्यादा अलग एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो हम उनको बोलते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। दीज आर आल्सो क्लासिफाइड एज अ डाई ट्राई। अगर दो अलग मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो हो जाएंगे डाई, तीन अलग टाइप से मिलते हैं तो ट्राई, चार दो सेम दो अलग, ऐसे अगर एक कॉम्बिनेशन बनता है तो उन्हें हम डाई, ट्राई, टेट्रा और पॉली एटॉमिक्स बोलेंगे। तो जैसे आपका एग्जांपल है H2O। H2O में दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। उनके कॉम्बिनेशन से एक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल बना जिसमें आपको इसको ट्राई, इसमें डायटॉमिक्स हो जाएगा। ये आपका HCl हो गया, इसमें एक H है, इसमें Cl है, C2O, NH3 अमोनिया आपका टेट्राक्लोराइड और PHCl, PCl5, ये सभी क्या है हेटेरोएटॉमिक्स मॉलिक्यूल्स हैं। तो आपका यहाँ पे क्लियर होता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, आगे देखते हैं अब हम इनके एटॉमिक मास। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को पहले अलग टाइप से क्लियर किया जाता था, अलग टाइप से डिटरमाइन किया जाता था, पर इन 1961 एक इंटरनेशनल यूनियन केमिस्ट सेलेक्ट द मोस्ट स्टेबल आइसोटोप कार्बन
सबसे स्टेबल आइसोटोप कार्बन निकला हमारा C12। ओके, ऐसे और भी आइसोटोप होते हैं कार्बन के, C14। ऐसे ही हमने एक स्टैंडर्ड बनाया कि सभी एलिमेंट के एक एटॉमिक मास को, आप वैसे ही समझिए कि एटम्स के एटॉमिक मास को डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिंगल एटम्स तो एग्जिस्ट नहीं करता। फिर भी हम उसका अगर एटॉमिक मास निकालें तो हमें वो निकालना बहुत मुश्किल है, तो हम उसके एक कंपैरिजन से निकालते हैं उसका एटॉमिक मास। तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है कि हम हमेशा एक कंपैरिजन करेंगे। तो किससे करेंगे? कार्बन के 12 आइसोटोप से हम उसको कंपेयर करेंगे, और उसके कंपैरिजन से जो हम एटॉमिक मास निकालेंगे वो उसका एक एटॉमिक मास को हम एक स्टैंडर्ड एटॉमिक मास माना जाएगा। तो इनने क्या डेफिनेशन दी? द एटॉमिक मास यूनिट मे बी डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का जो 1/12 मास ऑफ द एटम होता है उससे हम इसको डिटरमाइन करेंगे, और उसको एब्रिविएशन कैसे देते हैं? AMU। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट टेल अस बस उसने क्या कहा? टू हाउ मेनी टाइम्स ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हेवियर देन द 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। मतलब कि एक कार्बन 12 के 1/12 का टाइम्स, मतलब 1/12 टाइम्स ऑफ कार्बन 12 का जो भी मास निकलेगा वो उस एलिमेंट का मास होगा। तो इसका एक, हम इसको एक फॉर्मूले से निकालते हैं। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट मतलब जिस भी एलिमेंट का हमें एटॉमिक मास डिटरमाइन करना है वो यहाँ पे लिखेंगे, मतलब जो निकलेगा। उसके बाद क्या क्या चाहिए हमें? मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। हमें एक एलिमेंट के एक एटम का मास चाहिए। फिर हम उसको 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ ए कार्बन से डिवाइड कर देंगे। तो जो एक टेबल बन के आती है, इसको हम और अच्छे से थर्ड चैप्टर में जो पीरियोडिक टेबल होगी उसमें और अच्छे से क्लियरली समझेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ C12 आर गिवन बिलो। C12 के बेसिस पे कुछ एलिमेंट के नाम है, नाम और उनके एटॉमिक मास है। तो हाइड्रोजन का है 1.008 AMU, ऑक्सीजन का 16 AMU, क्लोरीन का 35.453 AMU, मैग्नीशियम का आपका 24.305 AMU, कॉपर का 63.5, आयरन का 5.55.8, सोडियम का 22.9, जिंक का 65.3, सिल्वर का 107.868 AMU। ठीक है, तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक मास हैं। इसके आगे देख रहे हैं हम एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास की क्या जरूरत है समझते हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट अकर इन नेचर इन मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स। मतलब कि जब हम नेचर से इन आइसोटोप्स को निकालते हैं, जब समझते हैं, तो हमें ये एक आइसोटोपिक फॉर्म में मिलते हैं। मतलब कि एक एलिमेंट के कई टाइप के आइसोटोप्स होते हैं। जैसे हमने स्टैंडर्ड के लिए अभी कार्बन का 12 आइसोटोप को माना था, तो एक स्टेबल कार्बन एटम्स और ज्यादातर क्वांटिटी में अगर मिलने वाला कोई कार्बन एटम होता है तो वो आइसोटोप होता है उसका 12। ऐसे ही हम उसका एक एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? with very few exception, however element consists constant mixture of isotope। अब क्लोरीन के एग्जांपल समझते हैं। क्लोरीन इज फाउंड इन नेचर एज द मिक्सचर कंटेंट टू आइसोटोप। क्लोरीन हमेशा नेचर में एक मिक्सचर में मिलता है दो आइसोटोप्स के। कौन सा? C35 और C37। C35 और C37 में क्या अंतर है? दीज आर इन द रेशियो। मतलब कि 75.53% आपको क्लोरीन 35 मिलता है, 24.74% आपको क्लोरीन 37 मिलता है। अब इसमें होता है क्या है? द एवरेज एटॉमिक मास इज कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला। अब हमें ऐसा तो है नहीं कि इसका अलग लेंगे और उसका अलग और इनको डिवाइड करेंगे। इनको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। क्लोरीन वो भी क्लोरीन है और C35 भी क्लोरीन है और C37 भी क्लोरीन है, तो हम इनको डिवाइड नहीं करते हैं। पर जब इनको एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे लेते हैं तो हम इनका एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे होता है? एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट परसेंटेज सिग्मा परसेंटेज एब्डेसेंस डिवाइडेड बाय 100 इनटू एटॉमिक मास। अब एवरेज रिलेटिव मास ऑफ क्लोरीन कैसे निकला? हमने जो अबंडेंस वाला रहता है, जो ज्यादा क्वांटिटी में रहता है, उसको लिखते हैं हम ऊपर की तरफ डिवाइडेड बाय 100 इनटू जो उसका एटॉमिक मास हमने निकाला था। एवरेज नहीं, नॉर्मल एटॉमिक मास जो हमने अभी देखा था 34.969 जो उसका निकला था, प्लस सम कर रहे हैं हम तो 24 इंटू 47 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 36 पॉइंट, तो इन दोनों का एक एवरेज निकल के आ जाता है 35.45457 जो एटॉमिक मास निकला है। तो हम हमेशा क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना लेंगे? 35.457
AMU। ठीक है, हम कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर एटॉमिक मास अगर क्लोरीन का लेंगे तो 35.45 लेंगे। ठीक है, इसको 35.5 भी लिख सकते हैं। ओके, अब एवरेज mass is average atomic mass is generally fraction and thus defined as the average relative mass of an atom of an element as compared to the atoms of a carbon is taken। अब हमेशा हम मास को तो कार्बन के रिलेटिव ही लेते हैं, तो इट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द मास स्पेक्ट्रोमीटर, और एक स्पेक्ट्रोमीटर होता है जो कि हमारा ये मास कैलकुलेट करता है। वो अब एग्जांपल से समझते हैं। नेचुरली अकरिंग नियॉन कंसिस्ट ऑफ 3 आइसोटोप। अब नियॉन के नेचुरली अकरिंग कितने होते हैं? 3 आइसोटोप्स होते हैं। मास नंबर ऑफ विच इज द फ्रैक्शनल अबंडेंस आर एस फॉलोज। तो नियॉन 20 जो मिलता है हमें, उसका ये मास होता है 0.9, और 21 का 0.0027, और 22 का आपका होता है 0.0922। तो जो इनका एवरेज एटॉमिक मास निकलता है वो आता है 20.19179 U। ये AMU है। ठीक है, तो ये होगा इनके एवरेज एटॉमिक मास। ओके, अब अगला देखते हैं हम ग्राम एटॉमिक मास। ये क्या है? ग्राम एटॉमिक मास में क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ एन एलिमेंट whose mass in a gram is numerically equal to its relative atomic mass और एटॉमिक मास। हम किसी भी क्वांटिटी को अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो ग्राम में कैलकुलेट करते हैं, तो हम एटॉमिक मास को भी उसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? द अमाउंट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड 1 ग्राम एटम। अब 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, एग्जांपल से समझ रहे हैं कि 1 ग्राम ऑक्सीजन के एटम को अगर हम कैलकुलेट करें तो वो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा 16 ग्राम। तो जो इसका एटॉमिक मास होता है वही उसका ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है, तो 16 ग्राम ही क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं तो वो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके एटॉमिक मास में, तो वो हो जाएगा आपका 32 ग्राम। लाइक एग्जांपल लेते हैं अगर हम O का, तो O का जो ग्राम एटॉमिक मास आएगा सिर्फ ऑक्सीजन का, वो आएगा 16 ग्राम। पर जब हम O2 लेते हैं जो ऑक्सीजन गैस होती है, तो हमें उसको हमेशा 22 ग्राम में ही लेना होगा। ओके, अब ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम ऑफ एवरी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ द सेम नंबर ऑफ एटम। तो उसी में सेम नंबर ऑफ एटम होते हैं, जैसे O है और O2 है तो सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोस नंबर इज 6.02। आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, 6.02 into 10⁻23। इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। और इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया है? सिंपली द ग्राम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम and the mass of one atom of an oxygen is calculated। जब हमने इसको एक नॉर्मल एटॉमिक मीटर से कैलकुलेट करा तो हमें इसकी वैल्यू ये निकली, और हमें इसका एटॉमिक ग्राम में वैल्यू पता है 16। तो जब हमने इसकी वैल्यू पुट करी तो हमें 16 ग्राम डिवाइडेड बाय 2.656 into 10⁻23, तो हमें जो वैल्यू निकली है वो निकली है एवोगैड्रो नंबर, जो कि हर एटम का फिक्स्ड होता है 6.02 into 10⁻23। तो ये होती है आपकी एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। इसके बाद हम एवोगैड्रो में ही थोड़ा सा और समझते हैं। सिमिलरली नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब अगर हम हाइड्रोजन एटम को निकालें तो भी यही वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करी हमने हाइड्रोजन की, ये वैल्यू इसकी फिक्स है, तो हमें एवोगैड्रो नंबर फिर से यही मिलता है। तो सिंपली जो एक्सप्रेशन होती है इसकी, ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड जो एवोगैड्रो नंबर होता है, तो हम ऑक्सीजन की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हम उसको रिवर्स फॉर्म में करें तो। ठीक है, ये इसके कुछ एग्जांपल हैं, आप इसको समझिए। आगे देखते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। अब हमने एटॉमिक मास निकाला, फिर अब हम निकाल रहे हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज रिफर्ड टू द रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। मतलब उसका जो एटम्स था हमने उसका मास तो निकाल लिया, पर हमें उसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को निकालना है। इज डिफाइंड एज द मैनर। अब उसको कैसे डिफाइन किया है? द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, या तो वो एलिमेंट होगा या वो कंपाउंड होगा, is the number of the times molecule of the substance is heavier than the 1/12 of the mass of an atom of a carbon isotope। सिंपली जैसे हमने एक एलिमेंट्स को निकाला था वैसे ही हम अब मॉलिक्यूल का मास निकाल रहे हैं कार्बन के 12 आइसोटोप से कंपेयर करते हुए। और एक और डेफिनेशन क्या है? द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू द मास ऑफ द कार्बन एटम टेकन 12U। ठीक है,
अब ये दोनों डेफिनेशन क्लियर करते हैं। द मोलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑल द एटम्स व्हिच इज कंसिस्ट अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। एग्जांपल से समझिए, मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3, CaCO3 हमने कैल्शियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल लिया। जब हमने उसका एटॉमिक मास कैलकुलेट किया तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है, हमें इंडिविजुअल पहले एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है कैल्शियम का, फिर एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है कार्बन का, फिर जितने ऑक्सीजन है उतने एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कैलकुलेट करना है। तो सिंपली एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 3 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल है। सिंपली जो मॉलिक्यूल का आपका एटॉमिक मास निकलेगा 40 प्लस 12, ये हो गया आपका कैल्शियम का, ये है आपका कार्बन का, और ये है 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का। ओके, तो सिंपली AMU वैल्यू आ जाती है 100। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 100 AMU होता है। और अगर हमें इसे ग्राम में निकालना है तो सिंपली हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम किस वैल्यू से, ये 1.66 इंटू 10⁻³ इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻23। तो इससे आपका जो वैल्यू निकलेगी वो ग्राम में निकलेगी। तो इतने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर मास होता है। पर अगर हमें सिर्फ सिंपली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमें ये सिंपली 100 AMU में वैल्यू चाहिए। ओके, तो ये हो गया आपका मोलिकुलर मास। आगे देखते हैं हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला। In the study of a chemical system, we need to represent an element or a compound very frequently। हमें क्या होता है कि एक इक्वेशन लिखने में या फिर केमिकल रिएक्शन कराने में हमें हमेशा एक फॉर्मूले की जरूरत होती है। Therefore, in a chemistry, the element and compound are represented in abbreviated form। तो हम उसको कोई एक रिप्रेजेंट करते हैं किसी एब्रिविएशन में, तो वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फॉर्मूला। तो जो उसको हम लिखते हैं, जिस फॉर्मूले में हम लिखते हैं, वो उसका केमिकल फॉर्मूला लिखाता है। जैसे एग्जांपल अभी हमने देखा CaCO3, तो ये इसका एक हुआ केमिकल फॉर्मूला। अब केमिकल फॉर्मूला कैसे डिफाइन होता है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गिवन कंपाउंड इन टर्म ऑफ अ सिंबल, वेरियस एलिमेंट अलोंग विद द नंबर इंडिकेट द नंबर ऑफ एन एटम अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। मतलब कि जितने एटम्स है वो लिखने हैं और जितने क्वांटिटी में वो एटम है हमें उसके नीचे उसकी वैल्यू लिखनी है। तो जैसे कैल्शियम का 1 एटम है तो ये 1 है, तो 1 लिखा नहीं जाता। कार्बन है तो ये भी कार्बन 1 है, और ऑक्सीजन 3 है तो ये इसको सभी को लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड, अब सल्फ्यूरिक एसिड से एग्जाम्पल है, इज रिप्रेजेंटेड एज द केमिकल फॉर्मूला H2SO4। H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड को रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इंडिकेट वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब इससे क्या पता चल रहा है हमें कि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड में जो एक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है वो किन किन से मिलकर बनता है। 2 एटम हाइड्रोजन के होते हैं, 1 एटम उसमें सल्फर होता है, 4 एटम उसमें ऑक्सीजन होता है। तो हमें केमिकल फॉर्मूले से क्या हेल्प मिलती है, हमें उस कंपाउंड के बारे में और उस मॉलिक्यूल के बारे में पता चलता है कि ये किन किन एटम्स किन किन एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। अब अगर कहीं लिख दिया सल्फ्यूरिक एसिड तो हमें पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। तो ये हुआ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। H2SO4 में हमें पता चल गया कि उसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और उसमें 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, 4 ऑक्सीजन के एलिमेंट्स है। तो ये कंप्लीटली एक सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम केमिकल फॉर्मूले को उसके टाइप्स पे डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज गिवन फॉर्मूला गिवन द सिंपल मोल रेशियो ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम रिप्रेजेंट इन अ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। मतलब कि अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना है तो सिंपली हमें क्या करना है, उसका सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो में लिख देना है। कैसे लिखना है, फॉर एग्जांपल एम्पेरिकल फॉर्मूला बेंजीन, बेंजीन का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। सिंपली ये फॉर्मूला होता है C6H6। अगर हम इसका सिंपली रेशियो में लिखें तो CH, तो ये हो गया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, सिंपल है। इट इज सिंपली रिप्रेजेंट एज अ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ रेशियो 1:1। 6:6 में थे, अगर उसका हम सिंपल रेशियो निकालते हैं तो वो हो जाएगा 1:1। बेंजीन ये हो गई। सिमिलरली अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला हम लिखें CH2O तो हमें सिंपली इसका जो
कार्बन है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो हमें एक सिंपल फॉर्मूला मिलता है, सिंपल रेशियो मिलता है, वो कितना है 1:2:1। अब मॉलिक्यूल ऑफ ए ग्लूकोज, अगर हम ग्लूकोज का जैसे एग्जांपल लेते हैं, उसमें होता है C6H12O6। तो हम अगर इसको सिंपल रेशियो में लिखें तो CH2O, तो ये इसका हो गया आपका सिंपल रेशियो। अब अगर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला और समझें, इट इज अ कंपाउंड सिंपल इंडिकेट द रिलेटिव नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। मतलब कि जैसे एग्जांपल लेते हैं हम ग्लूकोज का ही, तो उसमें एग्जांपल क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। अगर हमें इसे सिंपली समझना है कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, तो इसके सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो में चले जाना है। तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो क्या होगा CH2O, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे N से। अगर हमें पता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 का इसका N की वैल्यू 6 होती है, जब हम इसमें पुट करेंगे तो C6 अब 2N हो जाएगा, ये तो 12 हो जाएगा, और O की वैल्यू पुट करेंगे तो 6। तो हमें सिंपली एक एम्पिरिकल फॉर्मूला से और N की वैल्यू से हम उस कंपाउंड पे पहुंच जाते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, दिस फॉर्मूला रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गिवन कंपाउंड। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला में हमने स्मॉलेस्ट रेशियो लिया था, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हम फिक्स्ड वैल्यू लेते हैं जो कि उस कंपाउंड के अंदर ओरिजिनली प्रेजेंट है, एक्चुअली प्रेजेंट है। अब जैसे बेंजीन में हमने वहां लिया था CH, पर ओरिजिनली उसमें एक मॉलिक्यूल में C6 होते हैं और H भी 6 होते हैं, तो हम उसको C6H6 लिखेंगे। This indicate the one molecule of benzene composed of 6 atom of carbon और 6 atom of hydrogen। अब एक एम्पिरिकल फॉर्मूला से हमें ये पता नहीं चलता है कि एक मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम्स ने कितना कितना पार्टिसिपेट किया है, पर एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें क्लियरली समझ में आ जाता है। सिमिलरली द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, अब हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला से समझ में आया नहीं था, उसमें लिख दिया था CH2O। अब ग्लूकोज के फॉर्मूले को निकालने के लिए हमें उसमें कंप्लीटली फॉर्मूला लिखना पड़ा, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, which implies that one molecule of glucose consists of 6 atom of carbon, 12 atom of hydrogen and 6 atoms of oxygen। ठीक है, अब हम अगर रिलेशन निकालते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, तो सिंपली एक रिलेशन निकल के आता है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज कंपोज्ड ऑफ द होल नंबर मल्टीप्लाई बाय द एम्पिरिकल फॉर्मूला। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसमें जितने भी क्वांटिटी में हमने उसकी वैल्यू ली है, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला में इनटू कर दिया जाएगा। अब n क्या एक इंटीजर है जो कि होल नंबर होता है, जो कि 1 2 3 4 5 कितना भी हो सकता है। n इज अ पर्टिकुलर कंपाउंड गिवन। अब वो n को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली उसी इक्वेशन को हम अल्टरनेट करके मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला कर देंगे। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है किसी भी कंपाउंड का, एग्जांपल समझते हैं हम। CH2O का अगर हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला से हमें उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दे रखा है C6H12O6, तो हमें इसकी n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हमें पता है मॉलिक्यूलर मास क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकालना हमें आता है कैसे, हम कार्बन के 12 × 6, H का हम 1 लेंगे तो 1 × 12, और ऑक्सीजन का 16 लेंगे तो 16 × 6, तो ये हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास। 6 कार्बन हो गया, 12 इसका एटॉमिक मास, 12 हाइड्रोजन है और उसका एटॉमिक मास है 1, ऑक्सीजन 6 है और उसका एटॉमिक मास है 16। तो जो वैल्यू निकल के आई है वो आ जाएगी AMU में 180। AMU कितना होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है। अब हमें मॉलिक्यूलर मास मिल गया है 180। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला 30 है, एम्पिरिकल फॉर्मूला 30 कैसे निकला हमारा, 12 ग्राम, और CH2O था एम्पिरिकल फॉर्मूला। जब इसका हमने एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास निकाला, एम्पिरिकल फॉर्मूला का निकला 30, क्योंकि इसमें कार्बन थे 1, तो 12 कार्बन, हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन 16, तो ये हो जाएगा आपका 30। क्लियर है, 30, तो ये हो जाएगा आपका, कैंसिल हो गया 6, तो जो आपका फॉर्मूला निकल के आया वो 6 निकल गया। तो अब आप जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का निकालेंगे तो आप उसको सिंपली एम्पिरिकल फॉर्मूला में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। नॉर्मली हमें ग्लूकोज के एग्जांपल से ये बात समझ में आ गई। तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके बाय।